नमस्कार, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? चलिए, तो आज हम लोग जो सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे, जिसका हिंदी में नाम होता परिसंचरण तंत्र, उस टॉपिक के अगले कड़ी पर आपसे आज की मेरी मुलाकात है। और वो टॉपिक है ब्लड प्रेशर, यानी जिसको आप कहते हैं रक्त दाब। यानी हमारे शरीर में रक्त का जो बहाव होता है, हमारे शरीर में ब्लड जो बहता है, ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, वह ब्लड वेसल्स पर यानी वो रक्त वाहिका पर दबाव उत्पन्न करती है। उस दाब को ही रक्त दाब के नाम से, ब्लड प्रेशर के नाम से जाना जाता है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरे भाई। तो इसको हम लोग थोड़ा फिगर से समझ लें। इस चीज को हम लोग क्या करें, एक नॉर्मल फिगर से समझ लेते हैं। जैसे मान लिया जा मेरे भाई, ये जो है, ये समझ लो ये एक रक्त वाहिका है। इसके माध्यम से हमारी बॉडी में रक्त का बहाव होता है। ये फिगर सभी लोगों को दिख रही है मेरे बाबू? दिख रही है तो यस सर बोलो। आवाज भी ठीक से जा रही है ना? चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। हम कल भी बताए थे कि आपका रेगुलर क्लास ये जो है मंडे टू फ्राइडे आपकी कंटिन्यू क्लास चलेगी 9 से 10 में। और शनिवार रविवार के बारे में बताए थे कि यदि टॉपिक बीच में रहेगा तो 9 बजे भी बुला के पढ़ा देंगे, या फिर क्वेश्चन डिस्कशन की जब बात होगी तो शाम में 6:30 बजे से 7:30 बजे करवाएंगे। क्लियर? तो जब जो क्लास का शेड्यूल है हम आपको बता ही देते हैं, तो इसलिए आप नोटिफिकेशन के आशा में मत रहा कीजिए कि नोटिफिकेशन जाएगी तो क्लास करेंगे और नहीं जाएगी तो नहीं करेंगे। ऐसा कोई बात नहीं बाबू। नोटिफिकेशन जाए या ना जाए, 9:05 9:10 तक आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आपको बिल्कुल अपने समय से लाइव में आ जाना है, अपने समय से ऐप को खोल लेना है, आपकी क्लास कंटिन्यू चलेगी। और शनिवार रविवार को ध्यान में रखना है कि शनिवार रविवार को आपकी क्लासेस जो क्वेश्चन डिस्कशन होगा वो 6:30 बजे होगा। शनिवार और रविवार को जो क्वेश्चन डिस्कशन होगा वो क्लास 6:30 बजे होगा। क्लास जो आपका चलेगा रेगुलर वे में वो चलेगा 9 से 10 में। क्वेश्चन डिस्कशन 6:30 से 7:30 में शाम में। क्लियर? तो ध्यान देंगे। ये जो फिगर आपको दिख रही है ये क्या है? तो ये रक्त वाहिका है। ये रक्त को क्या करता है? ये रक्त को वाहन करने का काम करता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया हम लोग? रक्त वाहिका। तो इसके अंदर से क्या होता है? ब्लड फॉलो होता है। इसके अंदर से क्या होगा? रक्त का प्रवाह होगा। तो इसके अंदर से जो ब्लड का फॉलो होता है, रक्त का जो प्रवाह होता है, तो रक्त के प्रवाहित होने से ये क्या करता है? रक्त वाहिका की दीवार पर दबाव उत्पन्न करता है। ब्लड का जब फॉलो इससे होता है तो रक्त वाहिका की जो ये दीवार है, रक्त वाहिका के इस दीवार पर ये ब्लड क्या करता है? ये प्रभाव डालता है। वो ब्लड क्या करता है? दबाव डालता है। तो रक्त वाहिका की दीवार पर रक्त के द्वारा, यानी ब्लड वेसल्स की दीवार पर इस ब्लड के द्वारा जो दबाव डाला जाता है, उस दाब को ही क्या कहा जाता है? ब्लड प्रेशर कहा जाता है। उस दाब को ही रक्त दाब के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया ना? कोई कंफ्यूजन? चूंकि आज की जो टॉपिक आपका थे, आज के इस टॉपिक का नाम ही था रक्त दबाव यानी ब्लड प्रेशर। तो इजी में आपने समझ गया ना कि आपका जो ब्लड है, इस ब्लड का दबाव जब आप इसके इस रक्त वाहिका पर रहता है, आपके इस ट्यूब पर रहता है, तो इस दबाव को ही क्या कहा जाता है? रक्त दबाव कहा जाता है। अब कहेंगे सर ये रक्त दबाव क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि आपके हार्ट में क्या है, आपके हृदय में क्या जो है, संकुचन और आकुंचन उत्पन्न होती है। आपके रक्त हृदय में क्या होता है? बार बार जो हृदय का सिकुड़ना और फैलना होता है, तो हृदय के इस सिकुड़ने और फैलने के कारण ही ये रक्त दबाव उत्पन्न होती है। अर्थात ब्लड प्रेशर जो है वो हृदय की धड़कन के यानी हार्ट बीट के समानुपाती होता है। यानी आप कह सकते हैं कि ब्लड प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? हार्ट बीट हो जाएगा। यानी हृदय की धड़कन का क्या होता है? ब्लड प्रेशर समानुपाती होगा। यानी हृदय की धड़कन बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ेगा। हृदय की धड़कन घटेगा तो ब्लड प्रेशर भी क्या होगा? घट जाएगा। हृदय की धड़कन बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। हृदय की धड़कन घटेगा तो ब्लड प्रेशर भी क्या होगा? घट जाएगा। तो इस तरह से क्या होता मेरे भाई कि ब्लड प्रेशर जो है वो हृदय के धड़कन के समानुपाती होता है।
जब आपके हृदय में संकुचन उत्पन्न होता है तो उस दबाव को सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, जब व्यक्ति के हृदय में संकुचन उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? जब किसी व्यक्ति के हार्ट में संकुचन उत्पन्न होता है तो उस प्रेशर को बाबू क्या कहते हैं? तो उस प्रेशर को कहा जाता है सिस्टोलिक प्रेशर। कौन प्रेशर कहा जाता है? जब हृदय में संकुचन उत्पन्न होती है तो उस प्रेशर को सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। और सिस्टोलिक प्रेशर का मान कितना होता है? 120 mm होता है। सिस्टोलिक प्रेशर का वैल्यू कितना होता है? 120 mm होता है। जब आपके हृदय में आकुंचन उत्पन्न होता है तो उसको कहा जाता है डायसिस्टोलिक प्रेशर। कौन प्रेशर कहा जाता है? जब संकुचन होगा तो सिस्टोलिक प्रेशर। एकदम बोर्ड पर सब लोगों का नजर होना चाहिए, एकदम आराम से समझने का प्रयास कीजिए। बायोलॉजी एक समझने वाली टॉपिक है मेरे बाबू, यदि आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। नेपाल की बॉर्डर से प्रणाम, खुश रहिए। हाँ बहुत अच्छा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? तो इसमें क्या बताए कि जब आपके हार्ट में संकुचन उत्पन्न होता है तो उस प्रेशर को सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और सिस्टोलिक प्रेशर का वैल्यू कितना हो गया? 120 mm हो गया। और जब आपके हृदय में आकुंचन उत्पन्न होती है तो उसको डायसिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायसिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। और उसका वैल्यू कितना होता है? उसका वैल्यू 80 mm होता है। डायसिस्टोलिक प्रेशर का वैल्यू कितना होता है? 80 mm होता है। तो कहने का मतलब यह था सिस्टोलिक प्रेशर और डायसिस्टोलिक प्रेशर अलग अलग होता है। सिस्टोलिक प्रेशर का मान ज्यादा और डायसिस्टोलिक प्रेशर का मान कम होता है। इसी को हृदय की धड़कन कहा जाता है, हार्ट बीट कहा जाता है। अतः हार्ट बीट का मान पूछेगा कि हृदय की धड़कन का मान कितना होता है तो आप क्या बोलोगे? 120/80। सिस्टोलिक डायसिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? 120/80। यानी ज्यादा वाला ऊपर में रहेगा और कम वाला नीचे रहेगा। यानी सिस्टोलिक प्रेशर ऊपर में रहेगा और डायसिस्टोलिक प्रेशर नीचे होगा। तो सिस्टोलिक प्रेशर अपॉन डायसिस्टोलिक प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 120/80। 120 बट्टा क्या होगा? 80 हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन बाबू नहीं? तो समझ गए कि रक्त के द्वारा रक्त वाहिनी पर, ब्लड वेसल्स पर जो दबाव आती है उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर हृदय की धड़कन के समानुपाती होता है। हृदय की धड़कन बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, हृदय की धड़कन घटेगा तो ब्लड प्रेशर भी घटेगा। और ये उत्पन्न कैसे हुआ? तो जब आपके बॉडी में क्या कहा जाता है? हृदय में संकुचन उत्पन्न होता है तो संकुचन के उत्पन्न होने के जो दबाव उत्पन्न होती है उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। और सिस्टोलिक प्रेशर का वैल्यू कितना होता है? तो सिस्टोलिक प्रेशर का वैल्यू होता है 120 mm। सिस्टोलिक प्रेशर का वैल्यू क्या होगा? 120 mm होता है। और जब डायसिस्टोलिक की बात करेंगे, जब आकुंचन उत्पन्न होगा तो उसको कहा जाता है डायसिस्टोलिक प्रेशर। और उसका वैल्यू कितना होता है? 80 mm होता है। डायसिस्टोलिक प्रेशर का वैल्यू कितना होता है? 80 mm होता है। तो ये क्लियर हो गया। इसका आप पूछता है कि हार्ट बीट का वैल्यू कितना होगा तो आंसर क्या हो जाएगा? 120/80। कोई कंफ्यूजन किसी को? चलिए ये सारी बात पर यहां चर्चा किया गया है जो आपने आसानी से समझा। ये सारी बात जो आप समझे वो लिखा हुआ है कि रक्त के द्वारा क्या होता है? रक्त वाहिनी की सतह पर, ब्लड वेसल्स के सतह पर, उसकी दीवार पर एक दबाव उत्पन्न होता है। उस दाब को ही क्या कहा जाता है? रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर कहा जाता है। और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? तो हृदय की धड़कन के द्वारा। हार्ट जो बीट होता है, हृदय में जो धड़कन होता है, ये जो फक 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 मारते रहता है, इसी कारण से इस हृदय की धड़कन के द्वारा ही क्या होता है? रक्त दबाव उत्पन्न होता है। जब हृदय में संकुचन होगा तो उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। अब ये बताए थे। और सिस्टोलिक प्रेशर का मान कितना बताए थे? 120 mm होता है। और यही क्या होता है? जब आकुंचन उत्पन्न होता है तब उसको डायसिस्टोलिक प्रेशर, जब रिलैक्सेशन होता है, आकुंचन होता है तो उसको डायसिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। और इसका वैल्यू कितना होता है? 80 होता है। अतः ब्लड प्रेशर का मान पूछा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? 120/80। यानी सिस्टोलिक अपॉन डायसिस्टोलिक। सिस्टोलिक 120 और डायसिस्टोलिक क्या हो जाएगा? 80। तो 120 बट्टा क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन बाबू? अब इसको मापने के लिए क्या होगा? अब किसी का बीपी ज्यादा है या मान लिया जाए किसी का बीपी कम है तो इसके मापने के लिए तो यंत्र चाहिए। तो उसको मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उस यंत्र को एस्फिग्मोमैनोमीटर के नाम से जाना जाता है।
ब्लड प्रेशर को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उस यंत्र को किस नाम से जाना जाता है? एस्फिग्मोमाइनोमीटर के नाम से जाना जाता है। फिर हम आपको बताए थे कि हार्ट बीट ब्लड प्रेशर के समानुपाती होगा। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हृदय की धड़कन भी बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर घटेगा हृदय की धड़कन की घटेगा। वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक दूसरे के समानुपाती होता है। यानी आप कह सकते हैं हार्ट बीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्लड प्रेशर। अब मन में सवाल आता होगा कि सर हृदय की धड़कन बढ़ती क्यों है, ब्लड प्रेशर बढ़ता क्यों है? तो इसका कारण है मेरे बाबू कि जब आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, जब आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए, या फिर कह सकते हैं जब आपके शरीर का तापमान बढ़ जाए, या आप ऊंचाई पर चढ़ जाइए, या आप गुस्सा की कंडीशन में हो, या आपके बॉडी में किसी चीज को लेकर उत्तेजना हो जाए, या आपको किसी चीज से डर लग जाए, तो इन सारे कंडीशन में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इन सारे कंडीशन में आपके हृदय की धड़कन भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कौन कौन कंडीशन में बोले? ऊंचाई पर चढ़ने से, तापमान के बढ़ने से, उत्तेजना की स्थिति में, गुस्सा की स्थिति में, डर की स्थिति में आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है और आपके हृदय की धड़कन भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अतः हृदय की धड़कन जो है वो ब्लड प्रेशर के समानुपाती होता है। हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आपको ये सारा चीज एकदम दिमाग में सेट होते जाता होगा। यदि आपका कंसंट्रेशन 100% अपने लाइफ के प्रति है, अपनी पढ़ाई के प्रति है, तो निश्चित रूप से आपको ये सारी बातें एकदम सेट होता जाता होगा। क्योंकि एक इजी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को हम आपको बता दिए कि हृदय की धड़कन जो है वो ब्लड प्रेशर का समानुपाती होगा। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा हृदय की धड़कन की भी बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर घटेगा हृदय की धड़कन भी घट जाएगा। किसका प्रभाव पड़ेगा वो भी क्लियर हो गया। अब क्या है कि आपके पूरी बॉडी में एक प्योर ब्लड होता है और एक इम्प्योर ब्लड होता है। कल ही ना समझाए थे बाबू, एक शुद्ध रक्त होता है, वो अशुद्ध रक्त होता है। तो आपके पूरी बॉडी में जो शुद्ध रक्त का संचार करता है उसको धमनी कहते हैं, और जो अशुद्ध रक्त का संचार करेगा उसको सिरा कहते हैं। तो वैसा धमनी जो पूरे शरीर में शुद्ध रक्त को फैलाता है उसको महाधमनी कहा जाता है। जो सभी भागों में शुद्ध रक्त को पहुंचाने का काम करेगा उसको महाधमनी कहा जाता है। और जो इम्प्योर ब्लड को पूरे बॉडी में घुस फैलाता है उसको महाशिरा कहा जाता है। तो एक महाधमनी हो गया और दो मांसपेशी, हृदय की मांसपेशी में शुद्ध रक्त पहुंचाने वाली धमनी को क्या कहा जाता है? उसी धमनी को कोरोनरी धमनी के नाम से जाना जाता है। और जो अशुद्ध रक्त का वहन करेगा वो महाशिरा कहलाएगा। जो शुद्ध रक्त का वहन पूरी बॉडी में करेगा वो महाधमनी कहलाएगा। जो अशुद्ध रक्त का कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? महाशिरा कहलाएगा। एक हो गया आपका कोरोनरी आर्टरी और एक होता कोरोनरी वेन। क्लियर हो गया? अब यदि हम आपसे बात करते हैं कि सर बॉडी में कोरोनरी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल कैसे जम जाता है, नहीं मन में सवाल आता होगा ना कि सर ये कोलेस्ट्रॉल कैसे जम जाता है, इसका मान कितना होता है, काहे बढ़ेगा? तो देखिए कोई व्यक्ति में क्या होता है, खान पान में अनियमितता हो जाता है। कभी खाया सुबह में 7 बजे, कभी खाया शाम के 7 बजे, कभी दोपहर में, कभी कुछ, यानी कोई एक रेगुलर वे में खाना का टाइमिंग नहीं है। उसके बाद कभी भोजन करने का कुछ, कभी सिंगारा खा लेगा, कभी लिट्टी खा लेगा, कभी कुछ खा लेगा, कभी कुछ खा लेगा। तो इस तरह से खान पान में जब अनियमितता आती है तो या फिर किसी व्यक्ति का बॉडी जो है लेस एक्टिव है, पूरा एक्टिव वो नहीं है, तो इसके कारण क्या होता है, आपके कोरोनरी आर्टरी में, आपके महाधमनी में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। उस कोलेस्ट्रॉल के जमने से छाती में हमेशा दर्द आते रहता है, धमनी पर हमेशा दबाव महसूस होता है, बहुत थकावट महसूस होने लगता है, बॉडी में पेन होने लगता है। इस तरह की परेशानियां होती है। ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, हृदय की धड़कन भी बढ़ जाता है। और यदि कोलेस्ट्रॉल को नहीं कम किया जा सके तो एक दिन ऐसा होगा कि महाधमनियां फट जाएगी, व्यक्ति में हार्ट अटैक की संभावना भी हो सकती है। क्योंकि आपने जो सुना होगा कि किसी व्यक्ति में बीपी बढ़ाना घटना क्या है? अरे बीपी मतलब ब्लड प्रेशर। बताओ चोट्टा को बीपी ने बुझा रहा है। बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर हो गया, यानी रक्त का दबाव हो गया। जो आज टॉपिक स्टार्ट किए तो करना में था रक्त का दबाव। इन रक्त के द्वारा जब सिरा पर या धमनी के दीवार पर या ब्लड वेसल्स की दीवार पर दबाव उत्पन्न होता है तो उसी को रक्त दबाव कहते हैं, जो कि हृदय के धड़कन पर डिपेंड करता है। क्लियर हो गया? ध्यान देंगे। तो हम आपको यह बता रहे थे जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है या कभी कभी देखिएगा किसी व्यक्ति का क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर घट भी जाता है। क्यों? क्योंकि जब कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है तो ब्लड प्रेशर का मान ज्यादा हो जाता है, चेस्ट में हमेशा दर्द बना हुआ रहता है, उससे धमनियां फट जाती है, जिसको आप हार्ट अटैक कहते हैं।
बहुत लोग समझता होगा कि हार्ट अटैक में हृदय फट जाता होगा। नहीं बाबू, हार्ट अटैक में हृदय नहीं फटता है। हार्ट अटैक में आपकी धमनी में कोलेस्ट्रॉल जब जम जाता है तो उसी से पेन आता है, उसमें रक्त का दबाव बहुत ज्यादा आपके धमनी में होने लगता है। उसी से क्या हो जाता है, धमनिया में स्क्रैच आ जाती है, धमनिया फट जाती है। उसी को क्या कहा जाता है, हार्ट अटैक के नाम से जाना जाता है। अब कहिएगा कि सर ये जब कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे। कोलेस्ट्रॉल जब जम जाता है तो उसको शल्य चिकित्सा के माध्यम से कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है, या फिर आप फिजिकली वर्क करना जब शुरू कर दीजिएगा तो फिजिकली वर्क करने से उसके बाद खान पान पर भी आप ध्यान दीजिएगा। महाधमनी अशुद्ध होगा नहीं चला। महाधमनी जो है वो शुद्ध रक्त का वाहन करता है और महाशिरा जो है वो अशुद्ध रक्त का वाहन करता है। जब पल्मोनरी धमनी कहेगा तब अशुद्ध होगा, अब पल्मोनरी शिरा कहेगा तब शुद्ध होगा। कल बताए थे ना, पल्मोनरी जब बोलेगा तब होगा अशुद्ध, अब पल्मोनरी शिरा बोलेगा तब होगा शुद्ध। क्लियर। पल्मोनरी लगाएगा तब उल्टा होगा, नहीं तो बाद बाकी धमनी जो है वो शुद्ध रक्त का वाहन करता है, शिरा अशुद्ध रक्त का वाहन करता है। तो उसी धमनी में जब कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो किसकी संभावना आ जाती है, हार्ट अटैक की संभावनाएं आ जाती है। अब कहेंगे सर एंजियोग्राफी क्या होता है। तो एंजियोग्राफी एक परीक्षण की विधि है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति के बॉडी में बंद धमनी का पता चलता है। यानी बंद धमनियों का पता करने के लिए एक परीक्षण की विधि अपनाई गई है। उस विधि को ही क्या कहा जाता है, उसी को एंजियोग्राफी के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया। कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम करेंगे, उसके लिए आपको फिजिकली वर्क कुछ करना पड़ेगा। मॉर्निंग वॉकिंग कीजिए, दौड़िए, खान पान की अनियमितता को कम कीजिए, एक रेगुलर वे में खाइए, वसायुक्त भोजन, कार्बोहाइड्रेट जिसमें ज्यादा हो उस तरह का भोजन कम यूज कीजिए, प्रोटीन विटामिन मिनरल्स वगैरह आप ज्यादा लीजिए, पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए। धीरे धीरे क्या होगी, आपकी कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगी। तो ये एंजियोग्राफी क्या होती है, यह एक परीक्षण का विधि होता है और इसके माध्यम से किसका पता चलता है, तो एंजियोग्राफी एक परीक्षण की विधि है जिससे बंद धमनी का पता चलता है, क्लोज्ड आर्टरी का पता चलता है। और बंद धमनी का यदि पता चल जाता है तो सर्जरी के द्वारा धमनियों में क्या किया जाता है, कोलेस्ट्रॉल को कम किया जाता है। और सर्जरी के माध्यम से आपकी धमनियां जो है, सपोज की जो ये आपकी धमनी है तो इसमें क्या करता है, सर्जरी के माध्यम से रिंग लगा दिया जाता है। यानी आपकी इस धमनी में क्या करेगा, एक वलययुक्त यानी एक रिंग लगा दिया जाता है। इस रिंग के लगाने से क्या होगा, इस रिंग के लगाने से जो धमनी का व्यास कम हो गया था कोलेस्ट्रॉल के वजह से, उसके व्यास को बढ़ा दिया जाता है। वन लाइनर बुक कब आएगा, फिर देखो किताब के बारे में पूछेगा, अब बताएंगे तो फिर कहेगा सर कि किताब का प्रचार करते हैं। हम बोल दिए ना 1 से 2 दिन में अब छपने जा चुका है वन लाइनर भी, एनटीपीसी क्वेश्चन बैंक भी, प्रैक्टिस सेट भी, एसएससीजीडी क्वेश्चन बैंक भी, दरोगा सेट भी, सब छपने जा चुका है। 2 से 4 दिन में आपके मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा। ये सब बात मत पूछेला, जाके ले लो अपना क्या कहते हैं बुक मार्केट से या सॉफ्टवेयर से मंगवा लो और पढ़ो। कि बहुत सारा लड़का, नहीं तो कॉलिंग टीम को फोन करके पूछो कि वन लाइनर बुक कब आएगा, जीडी का बुक कब आएगा, वो तोरा बता देगा, हम नहीं बताएंगे। चलवा कुछ कहता है कि पढ़ाने आते हैं तो बुक का प्रचार करते, बताओ चला मात्र इतनी कम फी में तोरा हम इतना दिन से लगातार सेवा दे रहे हैं। तनिक किताब के बारे में वो तोरा लिए जरूरी है, क्योंकि पढ़ने से ज्यादा जरूरी उस किताब का स्टडी करना है जिसमें आप उस तरह के क्वेश्चन देखते हैं कि क्या एग्जाम में पूछा जाता है, क्या पूछा जा सकता है, और उसकी प्रैक्टिस जब करते हैं तो आपका रिजल्ट होता है। वो भी आपके लिए जरूरी है, बुक भी और पढ़ाई भी। लेकिन बुक के नाम पे कुछ लड़का कहता है कि सर किताब का प्रचार करते, नहीं करेंगे प्रचार। चला, हमारी किताब प्रचार की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोगों का जो प्यार हमको मिलता है, इससे मार्केट में लाखों बच्चे किताब को खरीदते हैं, एकदम कहने का कोई बात नहीं चला। क्लियर, ध्यान दो बाबू। चलिए, तो हम आपको बता रहे थे कि जब कोलेस्ट्रॉल आपके इस धमनिया में जम जाती है तो उसको सर्जरी के माध्यम से उसमें बले लगा दिया जाता है ताकि उसका व्यास मेंटेन रहे, और इससे क्या होता है, आसानी से ब्लड का फॉलो जो है हो पाता है और आपका बॉडी सुरक्षित रहता है। अब ये रिंग जो तैयार होता है, क्वेश्चन पूछता है ये रिंग किसका बना होता है, तो याद रखिएगा धमनी में जो रिंग लगाया जाता है वो टाइटेनियम का बना होता है। इसलिए टाइटेनियम को भविष्य के धातु के नाम से भी जाना जाता है। टाइटेनियम को किस नाम से जाना जाता है, तो टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है, क्योंकि ये आपकी महाधमनी में जो रिंग लगाया जाता है। अरे स्वाभाविक बात है कि जब मान लिया जाए कोई पाइप है और उस पाइप में गंदा जम जाएगा तो स्वाभाविक है पानी का फॉलो कम होगा। अब उस गंदगी को आप निकाल देंगे तो फॉलो ज्यादा हो पाएगा। तो वही बात यहां पर भी होता है कि धमनिया में जब कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो उसको सर्जरी के माध्यम से निकाल के और उसमें रिंग लगा दिया जाएगा। तो जो
कचरा से व्यास कम हो गया था, रिंग के लगने से वो व्यास बढ़ जाएगा, जब व्यास बढ़ेगा तो फॉलो आसानी से हो पाएगा, यानी धमनी पर दबाव थोड़ा कम हो जाएगा और आपको किसी तरह की परेशानियां नहीं होगी। और ये रिंग किसका बना होता है? टाइटेनियम का बना होता है, इसलिए टाइटेनियम को क्या कहा जाता है? तो टाइटेनियम को भविष्य के धातु के नाम से जाना जाता है। टाइटेनियम को क्या कहा जाता है? भविष्य का धातु कहा जाता है। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पर विचार करेंगे, जैसे आप देख रहे होंगे सोडियम 24 के बारे में, कोबाल्ट 60 के बारे में, इस सब के बारे में परीक्षा में सवाल पूछता है कि सोडियम 24 का उपयोग कहां किया जाता है, कोबाल्ट 60 का उपयोग कहां किया जाता है। एक मिनट चलिए, क्लियर। कभी सवाल आपसे पूछा जाता है, एसएससी जीडी के लिए स्पेशल मैथ का भी बुक आ रहा है और स्पेशल रीजनिंग का भी बुक आ रहा है, स्पेशल हिंदी आ चुका है आपके मार्केट में, आप मार्केट से स्पेशल एसएससी जीडी हिंदी ले सकते हैं, उसका मैथ और उसका रीजनिंग भी बहुत जल्द आपके मार्केट में उपलब्ध हो रहा है, एकदम आपको टेंशन नहीं लेना है। क्लियर, चलिए ध्यान देंगे। चलिए मेरे बाबू गौर करेंगे, तो हम आपसे यह बात कर रहे थे कि कुछ समस्थानिकों की उपयोगिता से सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि मान लिया जाए सवाल आपसे पूछ देगा कि सोडियम 24 का उपयोग कहां करते हैं या फिर कोबाल्ट 60 का उपयोग कहां करते हैं, तो सोडियम 24 का उपयोग ब्लड सर्कुलेशन में किया जाता है, यानी आपके शरीर के अंदर रक्त का प्रवाह हो रहा है या रक्त का प्रवाह बंद हो गया है, यानी ब्लड क्लॉटिंग हो गया है, इसकी जांच करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम 24 का प्रयोग करते हैं। ये जो कोबाल्ट 60 है, इसका उपयोग कैंसर रोग के इलाज में किया जाता है। ये जो कोबाल्ट 60 है, कोबाल्ट 60 का प्रयोग कहां किया जाता है? कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर रोग के इलाज में किया जाता है। और यदि मानव के शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति हो जाए, जितना जरूरी है उससे ज्यादा हो जाए तो या फिर उससे कम हो जाए तो उससे बीमारियां होती है, और अपर्याप्त आपूर्ति जब होता है, जितना चाहिए उससे कम हो जाता है, तो एक बीमारी होती है, उस बीमारी को क्या कहा जाता है? ल्यूकेमिया बीमारी कहा जाता है। और ये ल्यूकेमिया बीमारी कब होगा? जब बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी। अब ये ल्यूकेमिया बीमारी जो है, इसमें क्या हो जाता है कि जिगर में उसके बाद क्या है कि जब किसी व्यक्ति के जिगर में ऑक्सीजनित रुधिर यानी ऑक्सीजन से भरा ब्लड जो है, इसकी कमी हो जाती है, किसमें? जिगर में। जिगर बोले तो लीवर, यानी यकृत को ही जिगर कहा जाता है, कम हो जाता है तो उसको कौन सा धमनी कहा जाता है? उसको हेपेटिक धमनी के नाम से जाना जाता है। जब ऑक्सीजनित रुधिर का कमी हो जाएगा किसी व्यक्ति के जिगर में, तो उस धमनी को क्या कहा जाता है? हेपेटिक धमनी के नाम से जाना जाता है। यदि किसी व्यक्ति के रक्त में कणिकाओं को निकाल दिया जाए, ब्लड का जो कणिका है किसी व्यक्ति के ब्लड से निकाल दिया जाए उस कणिका को, तो सेल्स जो फ्लूइड पदार्थ बच जाएगा, जैसे आरबीसी निकाल दिया जाए, डब्ल्यूबीसी निकाल दिया जाएगा, प्लेटलेट्स निकाल दिया जाएगा, तो बच जाएगा प्लाज्मा, वाटर, प्रोटीन, इस सब का जो तरल पदार्थ बचेगा, उस पदार्थ को जानते क्या कहा जाता है? सेरम के नाम से जाना जाता है। यदि किसी व्यक्ति के ब्लड से ब्लड कणिका को निकाल दिया जाए, आरबीसी को निकाल दिया जाए, डब्ल्यूबीसी को निकाल दिया जाए या प्लेटलेट्स को निकाल दिया जाएगा, तो बच क्या जाएगा? प्लाज्मा बचेगा, जल बचेगा, प्रोटीन बचेगा, यही सब न बचेगा, तो ई बच जाएगा। उस बचे हुए अवशेष पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो उसको सेरम के नाम से जाना जाता है। और आपके बॉडी में एक होता है रासायनिक पदार्थ डब्ल्यूबीसी में, उसको हिपेरिन नामक रासायनिक पदार्थ कहा जाता है। आपका बॉडी जो है उसमें एक हिपेरिन नामक रासायनिक पदार्थ होता है आपके रक्त में, और खास करके डब्ल्यूबीसी में, खास करके आपका जो ब्लड है, आपका जो रक्त है, उसमें डब्ल्यूबीसी आता है। उस डब्ल्यूबीसी में कौन रासायनिक पदार्थ होता है? तो उस डब्ल्यूबीसी में जो रहता है वो हिपेरिन नामक रासायनिक पदार्थ रहता है। और उस हिपेरिन नामक रासायनिक पदार्थ से क्या होता है? आपके बॉडी के अंदर रक्त का थक्का नहीं जम पाता है, ब्लड का क्लॉटिंग नहीं हो पाता है, जिससे आपके बॉडी को काफी ज्यादा सुरक्षा मिलती है। यदि आपके बॉडी में ब्लड का क्लॉटिंग हो जाएगा तो जानते क्या होगा? यदि किसी व्यक्ति के शरीर में के अंदर रक्त का थक्का जम जाएगा तो व्यक्ति की मौत हो जाएगी। अतः हिपेरिन नामक ये रासायनिक पदार्थ जो है, ये क्या करता है? आपके बॉडी में रक्त का थक्का जमने से रोकता है, ये रुधिर को थक्का जमने नहीं देता है। क्लियर?
और वही ब्लड जब शरीर कट जाएगा और बाहर आ जाता है तो उस ब्लड को थक्का जमने में कौन मदद पहुंचाएगा? तो उसमें प्लेटलेट्स का नाम आता है, उसमें फाइब्रिनोजेन का नाम आता है, उसमें प्रोथ्रोम्बिन का नाम आता है, उसमें विटामिन के का नाम आता है, उसमें कैल्शियम का नाम आता है, जो शरीर के किसी भी अंग के कटने के बाद जब ब्लड बाहर आने लगता है तो उस ब्लड को बाहर आने से क्या करता है? रोकता है, उसको बाहर आने से मना करता है, उसका ब्लड का क्लॉटिंग करता है। तो यहां पर दो उल्टा सवाल हो गया। एक सवाल क्या हो गया कि शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनने देता है तो हिपेरिन नामक रासायनिक पदार्थ। दूसरा, शरीर के बाहर जब ब्लड आने लगता है कटने के बाद तो उसको थक्का जमने में कौन मदद करता है? तो प्लेटलेट्स मदद करता है, विटामिन के मदद करता है, कैल्शियम मदद करता है, फाइब्रिनोजेन मदद करता है, प्रोथ्रोम्बिन मदद करता है। ये सब ब्लड के क्लॉटिंग में उसका सपोर्ट करता है। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन मेरे बाबू नहीं ना? चलिए अब हम कोलेस्ट्रॉल की बात करेंगे। इसकी मात्रा आपको पता है, डाटा हम पहले भी बताए थे या अभी भी आप देख लीजिए। 180 से 200 mg जो है आपके बॉडी में क्या होना चाहिए? कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खाली पेट है, खाली पेट समझ रहे हैं, यानी नाश्ता वगैरह भी नहीं किया है, खाली पेट है, तो उसमें ग्लूकोज का लेवल 70 से 110 mg होना चाहिए प्रति मिलीलीटर। 70 से 110 mg प्रति मिलीलीटर होना चाहिए। क्या चीज? ग्लूकोज लेवल यदि खाली पेट है तब, अब पेट भरा हुआ है तो ज्यादा होना चाहिए। क्लियर? तो ये विभिन्न प्रकार के पॉइंट्स पर हम लोग, महत्वपूर्ण पॉइंट्स था, उस पर चर्चा किए। अब हम आपको बताते हैं हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में। कहिएगा सर ये हार्ट ट्रांसप्लांट क्या होता है? इसका मतलब हुआ हृदय का प्रत्यारोपण। एकदम आराम से समझिएगा। मन में सवाल आता होगा कि सर ये जो आप हार्ट ट्रांसप्लांट बताए इसका मतलब सर क्या होता है? तो हार्ट ट्रांसप्लांट का मतलब होता है हृदय का प्रत्यारोपण। यानी एक व्यक्ति के शरीर से हृदय को निकालकर जब दूसरे व्यक्ति के शरीर में डाल दिया जाता है तो इस प्रक्रिया को ही हृदय प्रत्यारोपण कहा जाता है। ठीक है सर, ऐसा कैसे होगा? नहीं, तो ये तो बिना ऑपरेशन का संभव नहीं है। इसके लिए कौन व्यवस्था है? तो इसके लिए शल्य चिकित्सा का व्यवस्था है, इसके लिए ऑपरेशन का व्यवस्था है। और क्यों होगा? जब किसी व्यक्ति का हृदय क्षतिग्रस्त हो जाता है, जब किसी व्यक्ति का हृदय क्षतिग्रस्त हो जाएगा, हृदय में प्रॉब्लम हो जाएगा, उसके धड़कन में या ब्लड प्रेशर के कारण ब्लड उससे निकालकर फेफड़ा तक पहुंचाने में या किसी तरह की, मान लिया जाए हृदय में हिपेरिन एक प्रोटीन भी है, बिल्कुल हिपेरिन नामक प्रोटीन ही होता है जो कि डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है, खास करके बेसोफाइल में। डब्ल्यूबीसी के भी कई टाइप्स होते हैं, उसमें बेसोफाइल में यह हिपेरिन नामक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। एकदम गौर करना मेरे बाबू, हम आपको ये समझा रहे थे कि हार्ट ट्रांसप्लांट का मतलब हृदय का प्रत्यारोपण हो गया। यानी आपके हृदय को या किसी व्यक्ति के हृदय को निकालकर दूसरे व्यक्ति के हृदय में, दूसरे व्यक्ति में डालना या उसका निकालकर तीसरे में डालना हृदय प्रत्यारोपण कहलाता है। तो इसमें होता क्या है कि जब किसी व्यक्ति का हृदय ज्यादा क्षतिग्रस्त हो जाएगा तो वैसे कंडीशन में क्या होता है, ज्यादा क्षतिग्रस्त होने की कंडीशन में क्या होता है कि वो हृदय काम के लायक नहीं बचा, तो एक व्यक्ति का हृदय निकालकर उसमें दूसरे व्यक्ति का हृदय डाल दिया जाता है। उसी को हार्ट ट्रांसप्लांट कहा जाता है, हृदय प्रत्यारोपण कहा जाता है। और ये सबसे पहले जानते किसने किया था? पूरे वर्ल्ड का वो सबसे पहला व्यक्ति कौन है? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, जिन्होंने सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण किया था। हृदय प्रत्यारोपण क्या है ये बात आप समझ गए? एक व्यक्ति के हृदय को निकालकर दूसरे व्यक्ति में डाल देना। स्पष्ट लिखा हुआ है, किसी एक व्यक्ति के हृदय को दूसरे व्यक्ति के शरीर में जब प्रवेश कराया जाता है तो उसी को हृदय प्रत्यारोपण कहा जाता है। और यह सबसे पहले किसने किया था? हम आपको नाम पहले बता चुके हैं, 1967 में क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सबसे पहले सफलतापूर्वक पूरे विश्व में यह पहला नागरिक क्रिश्चियन बर्नार्ड है जिसने हृदय प्रत्यारोपण किया था। पूरे विश्व का वह पहला नागरिक कौन है जिन्होंने हृदय प्रत्यारोपण किया था? तो उसमें किसका नाम आ जाएगा? उसमें क्रिश्चियन बर्नार्ड का नाम आ जाएगा। और भारत में पूछा जाए कि भारत का वह पहला नागरिक कौन है जिन्होंने हृदय प्रत्यारोपण को सफलतापूर्वक किया था, तो इसमें नाम आता है जिन्होंने 1994 ईस्वी में किया था। एम्स के डॉक्टर थे डॉक्टर वेणुगोपाल। ये एम्स के डॉक्टर थे जिन्होंने भारत में सबसे पहली बार हृदय का प्रत्यारोपण किया था 1994 ईस्वी में। उनका नाम था डॉक्टर वेणुगोपाल। और पूरे वर्ल्ड में जो सबसे पहले किए थे उनका नाम था क्रिश्चियन बर्नार्ड, जिन्होंने सफलतापूर्वक हृदय का प्रत्यारोपण किया था। एक व्यक्ति के हृदय को निकालकर दूसरे व्यक्ति में स्थापित किया था, उसी को तो हृदय प्रत्यारोपण कहा जाता है। कोई कंफ्यूजन भी नहीं ना? चलिए
ये दोनों नाम बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है। सवाल क्या पूछा जाएगा? वो सवाल होता है कि हृदय प्रत्यारोपण सबसे पहले विश्व जगत में किसने किया था? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। और भारत में पूछेगा तो आंसर क्या होगा? डॉक्टर वेणु गोपाल। कब? 1994 में भारत में हुआ था और 1967 में पूरे वर्ल्ड लेवल पर सबसे पहली बार हुआ था। क्लियर हो गया? किसी से किसी में डाला जा सकता है, एकदम डाला जा सकता है। चलिए अब ओपन हार्ट सर्जरी की बात करते हैं। नहीं, अब मन में आता होगा कि सर ये ओपन हार्ट सर्जरी क्या होता है? ओपन का मतलब खोलना, खुला हुआ। हार्ट का मतलब हृदय, सर्जरी का मतलब चीरना फाड़ना। तो शब्द से बिल्कुल स्पष्ट है कि जब किसी व्यक्ति के चेस्ट को चीरकर, जब किसी व्यक्ति के छाती को चीरकर हार्ट को खोला जाता है, या हार्ट का मतलब चेस्ट को खोलकर हार्ट को ठीक किया जाता है, हार्ट के प्रॉब्लम को दूर किया जाता है, तो उसी को ओपन हार्ट सर्जरी कहा जाता है। कोई कंफ्यूजन? इस शब्द से बिल्कुल स्पष्ट था कि शल्य चिकित्सा के माध्यम से, यानी ऑपरेशन के माध्यम से किसी व्यक्ति के चेस्ट को चीरकर जब हृदय को खोला जाता है या हृदय की सर्जरी किया जाता है, तो उसी को ओपन हार्ट सर्जरी के नाम से जाना जाता है। और पूरे विश्व में सबसे पहली बार जो हार्ट सर्जरी किया था उनका नाम था डॉक्टर डेनियल हेले विलियम्स। डॉक्टर डेनियल हेले विलियम्स ने सबसे पहली बार ओपन हार्ट सर्जरी किया था। जबकि भारत में जो सबसे पहले हार्ट सर्जरी किए थे 1961 में, उनका नाम था डॉक्टर के.एन. डस्टर। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि भारत में पहली बार जो ओपन हार्ट सर्जरी किया था 1961 में, 1961 ईस्वी में, जिन्होंने भारत में पहली बार ओपन हार्ट सर्जरी किया था, इन चेस्ट को चीरकर हृदय का जो सर्जरी किया था ऑपरेशन के माध्यम से, ये भारत के पहले व्यक्ति थे डॉक्टर के.एन. डस्टर। और पूरे विश्व में पूछेगा तो डॉक्टर डेनियल हेले विलियम्स। डॉक्टर डेनियल हेले विलियम्स ने पूरे विश्व में सबसे पहली बार 1893 ईस्वी में ओपन हार्ट सर्जरी किया था, जबकि भारत में 1961 ईस्वी में सबसे पहली बार के.एन. डस्टर ने ओपन हार्ट सर्जरी किया था। क्लियर हो गया? क्योंकि एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि ओपन हार्ट सर्जरी क्या है, तो चेस्ट को चीरकर जब ऑपरेशन के माध्यम से सर्जरी की जाती है तो उसी को ओपन हार्ट सर्जरी कहा जाता है। विश्व में सबसे पहली बार किसने किया था? तो डॉक्टर डेनियल हेले विलियम्स ने किया था। भारत में किसने किया था? तो के.एन. डस्टर ने किया था। अब एक होता बाईपास सर्जरी। इसमें क्या होगा? हार्ट को चीरा नहीं जाएगा, छाती को चीरा नहीं जाता है, यानी जब बिना चेस्ट को चीरे महाधमनी की सहायता से हृदय की सर्जरी हो तब उसको बाईपास सर्जरी कहा जाता है। जैसे एक होता है डायरेक्ट, एक ने कहता बाईपास, यानी वो डायरेक्ट नहीं है, वो बाईपास के माध्यम से गया, एगो डायरेक्टे चल गया। वही बात यहां पर भी है। एगो ओपन हार्ट सर्जरी था जेकरा में डायरेक्ट सीना को चीर दिया जाएगा, छाती को चीर दिया जाएगा और सर्जरी हो जाएगा। एक हो गया बाईपास सर्जरी। इस बाईपास सर्जरी में क्या होगा मेरे भाई? तो इस बाईपास सर्जरी में क्या होगा कि चेस्ट को नहीं चीरा जाएगा, यानी बिना चेस्ट को खोले, बिना चेस्ट को चीरे महाधमनी की सहायता से जब हृदय की सर्जरी की जाती है तो इसी सर्जरी को क्या कहा जाता है? बाईपास सर्जरी। स्पष्ट हम बता चुके हैं, चेस्ट को खोले बिना, यानी चेस्ट को इसमें नहीं खोलना है, और किसकी सहायता से? महाधमनी की सहायता से जब सर्जरी की जाए तो उसको बाईपास सर्जरी के नाम से जाना जाता है। हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। संजीव कुमार कल 10 बजे मिले थे आस एजुकेशन सेंटर के ऑफलाइन में, कन्हैयापुर बिहार से। चलिए, हाँ आए थे। कुछ बच्चे आते रहते हैं ऑनलाइन वाले, जब पटना आते हैं तो ऑफलाइन में हमसे मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। चला लेकिन तुम लोग बढ़िया से पढ़िए, नए आइए पटना मिलने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नौकरी होगा तो मिठाई लेके जरूर आना, क्योंकि बहुत देखो ये पसीना से, तुम्हारे पढ़ाई के कारण पसीना से मेरी पूरी कपड़ा भींगी हुई है। हो सके तुमको नहीं दिखता होगा, वहां से लगता होगा नहीं भींगल होगा, लेकिन देख चला पूरा चेहरा और तो ये पूरा कपड़ा मेरा भीगा हुआ है। ये भींगे कपड़े में हम तुम्हारी क्लास ले रहे हैं। ये मेहनत को एक सही अंजाम देने के लिए मेरे दोस्त, मन से पढ़, नौकरी कर, ताकि हमें बहुत अच्छा लगता है। क्लियर? हमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। लव यू कहने वाले सभी भाई लोग को लव यू टू। लेकिन मन से पढ़ चला, क्योंकि कहा गया है कि राजा की तरह सोने के लिए गुलाम की तरह खटना होगा। आपको गुलाम की तरह मेहनत करना है, जी तोड़ मेहनत करना है, ताकि सफलता शोर मचा दे तुम्हें देने के लिए। क्लियर?
चलिए, ग्रुप डी के लिए ऑनलाइन साइंस का टेस्ट, ग्रुप डी के लिए ऑल सीट्स चल रही है बिग बूस्टर पर, स्पेशल साइंस का नहीं है, क्योंकि सिर्फ साइंस पढ़ने से तो नौकरी होना नहीं है, आपको ऑल ओवर पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो बिग बूस्टर पर जाकर आप ग्रुप डी का ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दीपक सर की तबीयत ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देंगे। तो बाईपास सर्जरी आप समझ गए कि बिना चेस्ट को खोले हुए, बिना चेस्ट को चीरे हुए जब महाधमनी के सहारे सर्जरी की जाती है तो उसको बाईपास सर्जरी कहा जाता है। और वो पहला व्यक्ति पूरे विश्व में जिन्होंने बाईपास सर्जरी किया था, उसके नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम है डॉक्टर एच गॉर्च और माइकल रोमन। ये माइकल रोमन साहब और डॉक्टर एच गॉर्च जो थे, ये पहला व्यक्ति थे, जिन डॉक्टरों की एक टीम थी जिन्होंने सबसे पहले बिना चेस्ट को चीरे महाधमनी के सहारे हार्ट का सर्जरी किया था। क्योंकि बिना हार्ट को चीरे हुआ था, साइड से महाधमनी की सहारा से, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? बाईपास सर्जरी। क्या हो गया बाबू? बाईपास सर्जरी। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? चलिए, हमको कौन सा मिठाई पसंद है? अरे तुम दिल से कुछ भी ला देगा तो हमारे लिए वो सबसे बेहतर होगा, लेकिन नौकरी के बाद मिठाई लाना, नौकरी से पहले नहीं चला। नौकरी जब हो जाएगी, तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, तब तुम मिठाई लेकर आना चला नहीं। चलिए, अब आर्टिफिशियल हार्ट की बात करते हैं। आर्टिफिशियल का मतलब होता बाबू कृत्रिम। क्लियर है? आर्टिफिशियल का मतलब क्या हो गया? कृत्रिम हो गया। हार्ट का मतलब हृदय, तो कृत्रिम हृदय का मतलब हो गया जब कोई व्यक्ति अपने से, यानी मानव के द्वारा जब हार्ट को तैयार किया गया, मानव के द्वारा जब हृदय का निर्माण किया गया, तो उसी को कहा जाता है कृत्रिम हार्ट, उसी को कहा जाता आर्टिफिशियल हृदय। और यह सबसे पहले जानते किसने बनाया था? रॉबर्ट जार्विक ने सबसे पहले 1982 में कृत्रिम हृदय बनाया था। चूंकि रॉबर्ट जार्विक ने उस हृदय को बनाया था, अतः उन्होंने अपने ही नाम से उसका नाम क्या रख दिया था? जार्विक 7 रख दिया था। और ये जार्विक 7 जो एक कृत्रिम हृदय है, आपके सामने है, जो व्यक्ति नहीं लग रहा मशीन है चला, ये लग रहा है एक मशीन है जो मानव के द्वारा तैयार किया गया है। निश्चित में जो लग रहा है वही है। इसको किसने तैयार किया था? रॉबर्ट जार्विक ने सबसे पहले 1982 ईस्वी में यह तैयार किया था हार्ट को। इस हार्ट को आर्टिफिशियल हार्ट कहा जाता है। यदि किसी व्यक्ति का हार्ट ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गया है तो उसको निकालकर उसके जगह पे इस हार्ट को भी लगाया जा सकता है, और लगाया जाता ही है। सफलतापूर्वक इसका प्रत्यारोपण हो गया है। और आर्टिफिशियल हार्ट का नाम क्या है? जार्विक 7। क्योंकि एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जाता है कि सर बताइए कि आर्टिफिशियल हृदय निम्नलिखित में से कौन है, तो आप आंसर क्या बोलोगे? जार्विक 7। जार्विक 7 जो आर्टिफिशियल हार्ट है, इसका खोज किसने किया था? तो इसका खोज किया था रॉबर्ट जार्विक ने। आर्टिफिशियल हार्ट जो आपका जार्विक 7 है, इसका खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट जार्विक ने किया था। इसलिए उन्होंने अपने ही नाम से इसका नाम ही रख दिया जार्विक 7। यह एक आर्टिफिशियल क्या है? हार्ट है। कोई कंफ्यूजन? अब यदि आप ब्लड की बात करते हैं, ये अभी हम लोग हृदय के बारे में बहुत सारी ओपन हार्ट सर्जरी, न्यूरोजेनिक हार्ट, मायोजेनिक हार्ट, बाईपास सर्जरी, आर्टिफिशियल हार्ट, सारे के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? रक्त के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि रक्त आपके शरीर का एक तरल संयोजी उत्तक है। इसके अध्ययन करने वाले विज्ञान को जानते क्या कहा जाता है? हेमेटोलॉजी कहा जाता है। ये जो ब्लड आप पढ़ने जा रहे हैं, इसके अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? हेमेटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि रक्त के अध्ययन करने वाले विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है, तो रक्त के अध्ययन करने वाले विज्ञान को हीमोटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ब्लड है क्या? तो ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक है। और एक सामान्य मानव की बात करेगा, एक सामान्य मनुष्य की बात करेगा कि उस मनुष्य में कितना ब्लड होना चाहिए, तो समान रूप से 5 से 6 लीटर ब्लड होना चाहिए बउआ। एक सामान्य मानव की बात किया जाए कि एक साधारण मनुष्य में ब्लड कितना होना चाहिए, तो 5 से 6 लीटर होना चाहिए। यही महिला की जब बात करेगा तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ब्लड थोड़ा कम होता है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ब्लड क्या होता है? थोड़ा सा कम होता है। महिलाओं में ब्लड कितना होता है? तो मात्र 4 से 5 लीटर। पुरुषों में ब्लड की मात्रा 5 से 6 लीटर। और महिला की बात किया जाएगा कि महिलाओं में ब्लड की मात्रा क्या हो जाएगा, तो महिला में ब्लड की मात्रा क्या होगा? 4 से 5 लीटर। पुरुष का बात करेगा, यानी मेल की बात करेगा, तो 5 से 6 लीटर। कभी कभी परसेंटेज में पूछता है
कभी कभी भागा में पूछता है कि शरीर के वजन का कितना भाग जो है ब्लड रहता है, तो याद रखिएगा शरीर के वजन का 1/13 भाग जो है वो ब्लड रहता है, या कह सकते हैं 7% जो है आपके बॉडी में ब्लड होना चाहिए। आपके बॉडी का जितना वेट है उसके अकॉर्डिंग 1/13 भाग ब्लड होना चाहिए या 7% ब्लड होना चाहिए। अतः ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक है जो पुरुषों में 5 से 6 लीटर और महिलाओं में 4 से 5 लीटर होती है। अब आपका जो ब्लड है, ये ब्लड वेसल से निकलने वाला रक्त में आप अलग अलग कलर देख रहे होंगे। तो जितना जितना आप ललका कलर देखे हैं, जितना भी आपका ये लाल लाल कलर दिखता है, जानते क्या है? ये जो लाल कलर है इसको आरबीसी कहा जाता है। जितना इसमें आपको ललका ललका कलर दिखता है वो आरबीसी कहलाता है। आरबीसी बोले तो लाल रक्त कणिका, आरबीसी बोले तो लाल रक्त कणिका। और जितना भी उजरका उजरका इस तरह का है इसको कहा जाता है डब्ल्यूबीसी। उजरका को क्या कहा जाता है? ये जो रंगहीन है, जो रंगहीन आपके ब्लड में रहता है पार्ट्स, तो उस रंगहीन पार्ट्स को डब्ल्यूबीसी कहा जाता है और रेड वाले पार्ट्स को आरबीसी कहा जाता है। आपके ब्लड में, आपके शरीर में जो ब्लड की मात्रा रहती है उसमें 5 से 6 लीटर पुरुषों में ब्लड होना चाहिए, 4 से 5 लीटर महिलाओं में होना चाहिए। ब्लड का पीएच मान जो है, इसमें पीएच मान होता है 7.4। याद रखिएगा, ब्लड का पीएच मान की बात करेगा कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। अब आपके ब्लड का 2 पार्ट्स होता है। आपका जो ये रक्त होता है मेरे भाई, ये रक्त का ध्यान देना मेरे भाई, हम आपसे बात कर रहे थे किसका? ब्लड के बारे में। 1 मिनट, ब्लड के बारे में आपसे बात कर रहे थे। तो आगे तो यदि हम आपसे ब्लड के बारे में अभी बात किए तो जितनी भी सारी बात बताई वो सब देखो लिखा हुआ है ना कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। किसका? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का रंग कैसा होता है? तो ब्लड का रंग लाल होता है। किसके कारण? तो रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। और रक्त का स्वाद कैसा होता है? नमकीन होता है। क्यों नमकीन होता है? क्योंकि इसमें NaCl यानी सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। चलिए मेरे भाई, हम आज आपकी सेवाएं रोकते हैं। अगले क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी, तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।